जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में यूपी टेट में पिछले साल के पेपर में पूछे गए सीडीपी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे और यह पेपर आपका 8 जनवरी 2020 को हुआ था। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, प्रश्न पत्र है, उसको देखना ज़रूरी है, ताकि उससे आपको पता लगे कि किस प्रकार से यूपी टेट में अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं या फिर किस तरह से पूछे जा सकते हैं। उससे आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। इसमें हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों और ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, मानव विकास का प्रारंभ होता है। तो जो मानव का विकास है यह पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से या फिर गर्भावस्था से। तो विकल्प है आपके स्क्रीन पर। आप लोग भी आंसर लगाने का प्रयास करेंगे ताकि पता चले कि आप लोग कितने प्रश्नों का आंसर दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर हमारा जाएगा डी के साथ। जो मानव का विकास है वह गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं बी एफ स्किनर, आर एम गेने, आई पी पावलो या फिर ई एल थॉर्नडाइक। तो आर एम गेने यह जो है द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न आपके 2020 के जनवरी वाले पेपर में पूछे गए हैं और ये सीडीपी में पूछे गए हैं। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है स्टैनले हॉल का है। विकल्प ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? विकल्प है आपकी स्क्रीन पर। आप लोग आंसर इसमें लगाएंगे, गेस करेंगे कि कौन सा विकल्प सही होगा। देखेंगे कि आपके कितने प्रश्न यहाँ पर सही हो रहे हैं। तो जो सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल समय लगता है 36 मिनट। विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? तो सीखना का जो पठार है, सीखने के कठिनाइयों के आधार पर यह परिभाषा किसने दिया है? तो इसमें जो है यह परिभाषा जो है दिया गया है रॉस के द्वारा। विकल्प भी हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए या फिर बच्चे को दंड देना चाहिए। प्रश्न सकारात्मक है, नकारात्मक आंसर नहीं लगाना है। जितना नकारात्मक है, नेगेटिव है, उसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। जो पॉजिटिव है, सकारात्मक आंसर है, उसे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को परामर्श देना चाहिए, न कि घर वापस भेजेंगे, न कि दंड देंगे। बी सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। तो जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं वह जो है छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? तो अधिगम का जो सिद्धांत है इसमें स्किनर, थॉर्नडाइक और कोहलर, इन्होंने इस अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जबकि बी एस ब्लूम ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। विकल्प पी के साथ आंसर जाएगा। ब्लूम ने जो है ब्लूम टेक्सोनॉमी दिया था 1956 में, जिसमें इसमें जो है संज्ञात्मक, भावात्मक और साइकोमीटर, इन 3 डोमेनों की पहचान की गई है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। ब्लूम ने ब्लूम टेक्सोनॉमी दिया है, न कि अधिगम सिद्धांत दिया है। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। तो शिक्षा में जो अवरोधन होता है यानी बालक के द्वारा विद्यालय का छोड़ देना। जब बालक विद्यालय छोड़ देता है, पढ़ने नहीं जाता है, तो उसे शिक्षा में अवरोधन कहा जाता है।
यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो जो प्रस्तावना कौशल होता है उसमें पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? तो जो बहुविमात्मक है इसका प्रज्ञा का प्रत्यय है यह दिया है गार्डनर ने। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। साथियों आपसे हम बता दें कि हम लोग सबसे यूपी टेट में सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्न पत्रों को देखेंगे, कुछ प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद से हम लोग फिर प्रैक्टिस सेट और भी देखेंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो आपके लिए टॉपिक वाइज भी कुछ वीडियो यहाँ पर उपलब्ध करा दिया जाएगा जिससे आपकी अच्छी से तैयारी हो सके। डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। तो डिसलेक्सिया में जो है पढ़ने से और वर्तनी संबंधी कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया यानी डी विकल्प सही हो जाएगा। डिसकैलकुलिया होता है गणना करने से संबंधित कठिनाई, और डिसग्राफिया होता है लिखने से संबंधित कठिनाई। तो विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? प्रश्न नकारात्मक है इसलिए हमें नकारात्मक आंसर लगाना पड़ेगा। यहाँ पर कह रहा है कि इसमें शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पूछा गया है कौन सा नहीं है, ध्यान देना चाहिए, इसलिए यही हमारा आंसर होगा। ये देखेंगे सभी सकारात्मक है। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय भी देना चाहिए। बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। तीनों सकारात्मक है इसलिए हम लोग ए के साथ आंसर लगाएंगे। पूछा गया है कौन सी भूमिका नहीं है। अगला प्रश्न है छात्रों में कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए रोक देना चाहिए, अनुमति नहीं देना चाहिए, हतोत्साहित, ये सभी नकारात्मक है। इसको क्रॉस करेंगे और प्रेरित करना चाहिए। सकारात्मक आंसर लगाएंगे ए के साथ। प्रश्न पूछा गया है सकारात्मक। छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, न कि हतोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। तो बच्चे की जो वृद्धि है यह सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से, नैतिक विकास से या फिर शारीरिक विकास। तो जो वृद्धि है, वृद्धि के बारे में पूछा गया। शारीरिक विकास में क्या होता है? वृद्धि होता है, शरीर मोटा लंबा चौड़ा। तो यहाँ पर डी के साथ आंसर लगाएंगे। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, किसने कहा है? तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कहा गया है गिलफोर्ड के द्वारा। विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। यहाँ पर सूची ए तथा बी को सुमेलित करना है, मिलान करना है। दिया गया है ब्रूनर, आशुबेल, ग्लेजर और गार्डनर। तो ब्रूनर ने जो दिया है यह दिया है संप्रत्यय उपलब्धि का सिद्धांत। ए को मिलाएंगे फोर्थ के साथ। आशुबोल अ से आशु, अ से अग्रिम, इसको मिलाएंगे बी के साथ। अब इस प्रकार आप लोग जब दो को मिला लेंगे तो थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे। यहाँ पर आपके प्रश्न है ए जाएगा फोर्थ के साथ, देखेंगे किस ऑप्शन में है। तो ए डी में भी देखेंगे फोर्थ के साथ है और ए में भी। अब आशुबेल को मिलाएंगे अग्रिम संगठक शिक्षक प्रतिमान, बी को सेकेंड के साथ। तो बी देखेंगे सेकेंड में नहीं है तो ए वाला हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड नहीं, थर्ड के साथ, बी भी थर्ड के साथ है और डी भी थर्ड के साथ है। चलिए एक और मिलान कर लेते हैं, ग्लेजर बुनियादी वाला। तो बुनियादी जाएगा फर्स्ट के साथ। अब देखेंगे सी के साथ फर्स्ट नहीं है, फोर्थ डी वाले में सी के साथ फर्स्ट है, यानी हमारा यहाँ पर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। गार्डनर चले जाएंगे डायनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान के साथ। तो यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। समस्या समाधान का प्रथम चरण है। तो जो समस्या समाधान का प्रथम चरण होती है, सबसे पहले हम समस्या की पहचान करेंगे। समस्या की पहचान जब तक नहीं होगा तब तक हम समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हमें बीमारी का पता ही नहीं है कि बीमारी क्या है तो कोई भी दवा हम उसको नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारिक होगी। तो यहाँ पर देखेंगे ये गलत है, एकाधिकारी
एकाधिकारवादी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। निष्क्रिय रहेंगे तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे, प्रभावशाली नहीं होगा। पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल देना। बल देने की बात जहाँ भी कहा जाए नकारात्मक है, बल नहीं देना है। बच्चों को रुचिपूर्ण से अपने तरह से खोज कर पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर जो है बालकों को संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। तो जब उनके इन पक्षों का विकास होगा तभी जो है उनका जो अधिगम है सर्वाधिक प्रभावशाली होगा। यहाँ पे प्रभावशाली होना चाहिए, प्रभावशाली। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो स्मृति स्तर और बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में प्रस्तुतिकरण जो सोपान है यह उभयनिष्ठ है। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो पुनर्वलन का सिद्धांत आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में किसके द्वारा दिया गया है। यह दिया गया है स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा दिया गया है। ये आपको याद रखना है। पुनर्वलन का सिद्धांत दिया गया है स्किनर के द्वारा। और किस सिद्धांत को? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, जिसे हम पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? तो यहाँ पर ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अंग नहीं है। प्रतिबिंबात्मक अवस्था ये है, संकेतात्मक अवस्था भी है, क्रियात्मक अवस्था भी है, अंत प्रज्ञ अवस्था ये नहीं है। विकल्प डी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अब यहाँ पर जो है सही क्रम बताना है। मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वे हैं। तो इसमें सबसे पहले बताना है कौन सा क्रम सही होगा। तो इसमें सबसे पहले आएगा खोज। पहले खोज करेंगे, फिर खोज करने के बाद उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे, यानी फर्स्ट आएगा। उसके बाद से संगठन या फिर व्यवस्था, नहीं, उसको पहले आत्मीकरण करेंगे और उसके बाद से जो है संगठन और व्यवस्था थर्ड वाला आएगा। और उसके बाद वाचन और अभिव्यक्तिकरण करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सेकेंड, फर्स्ट और फोर्थ, सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड और फाइव्थ, यानी ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है यहाँ पर अनुमूल्यन, ये जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, जबकि अनुप्रयोग, बोध और ज्ञान ये संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित हैं। डी के साथ आंसर लगाएंगे। अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि जो है यह वीडियो सभी दोस्तों के पास पहुंचना चाहिए। आपके जितने भी साथी हैं, मित्र हैं, सभी के पास यह वीडियो पहुंच जाएगा तो वो भी इस वीडियो को देख सकेंगे। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो यहाँ पर अधिगम का वक्र नहीं है। मिश्रित होता है, उन्नतोदर होता है, उत्तल नतोदर होता है, लंबवत ये नहीं होता है। यह सीखने का वक्र नहीं है। विकल्प बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये आपके पूरे जो है प्रश्न है 2020 का पेपर है, आप लोग उठा कर देख लेंगे, वहीं से कराया जा रहा है। एक भी प्रश्न बाहर से नहीं लिया गया है। तो 2020 का पेपर आपको कहीं मिलता है तो आप लोग एक बार लेकर देख लेंगे और उससे मिला लेंगे। स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सुमेलित कीजिए। एनिमल इंटेलिजेंस, पुनर्वलन की अनुसूची, सार्वगर्भिता का नियम और अनुकूलन, मिलान करना है इसको। चलिए देखते हैं। गेस्टाल्ट दिया है, पियाजे दिया है, थॉर्नडाइक दिया है और स्किनर दिया है। तो पुनर्वलन का सिद्धांत अभी हमने पिछले प्रश्नों में देखा कि स्किनर ने दिया था।
तो पहले इसी को मिला लीजिए बी से फोर्थ। जो आपको पता है पहले उसको 1 2 को मिलाइए, और 2 को मिलाने के बाद अगर आपको आंसर मिल जाता है तो उससे आपको जो है आंसर देना आसान हो जाएगा। उसके बाद से अगर बात करें अनुकूलन की बात यहाँ पर करें तो ये जाएगा पियाजे के साथ, और जो सार्वगर्भिता है, सार्वगर्भिता का नियम ये गेस्टाल्टवादियों ने दिया है, तो ये चले जाएंगे फर्स्ट के साथ, और एनिमल इंटेलिजेंस ये आपका थर्ड के साथ। तो देखेंगे अनुकूलन, इस पुनर्बलन बी वाला देखेंगे पहले आप लोग फोर्थ के साथ। तो बी वाला देखेंगे फोर्थ सब में आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होने वाला है। चलिए एक और मिला लेते हैं, ए वाला देख लेते हैं एनिमल इंटेलिजेंस थार्नडाइक। तो ए का जाना चाहिए थर्ड के साथ, तो ए का देखेंगे केवल सी में आपका थर्ड दिख रहा है, तो यहाँ से हमको आंसर मिल जाएगा। बी में फोर्थ है, बाकी आपको मिलाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि और किसी ऑप्शन में थर्ड दिया ही नहीं है ए वाला, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग ऐसे प्रश्नों को आसानी से लगा सकते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास किस सिद्धांत से संबंधित है? यानी यह कभी समाप्त नहीं होगा, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो आंसर हम लगाएंगे यहाँ पर निरंतरता का सिद्धांत, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? तो जो संविधान का 86वां संशोधन है उसमें जो है शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको राज्य द्वारा मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाएगी। और यह जो है विधेयक पारित किया गया था आपका 12 दिसंबर 2002 को, 12 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। तो ये आप लोग याद रखेंगे। और किस अनुसूची में? 21वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया है। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो अभिप्रेरणा के जो है मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैकडूगल, और मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई है? 14 मूल प्रवृत्तियाँ दी है। इससे संबंधित एक ही यूपी टेट के परीक्षा में 2 प्रश्न आए थे कि कितने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी दी है, और एक प्रश्न पूछा गया था किसने दी है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो कोल और ब्रूस वाला ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा गया है कोल एंड ब्रूस के द्वारा। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।